हाय गाइस, दिस इज योर ज्वालामुखी मैम यानी कि आपकी उज्ज्वला मैम। और आज मैं लेकर आ गई हूँ हमारा वन शॉट लेक्चर ऑन द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि क्लास 9th सिविक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बच्चों, मुझे पता है कि आपके मन में एक सवाल है कि मैम इस चैप्टर के नोट्स हमको कहाँ पर मिलेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी PW की ऐप पर, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए जल्दी से मिलकर इस चैप्टर को कर लेते हैं चालू। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको बात करनी है साउथ अफ्रीका के बारे में और उसके बाद इंडिया के बारे में, और इन दोनों ही कंट्रीज का क्या लेना देना है संविधान के साथ में। इस चीज को हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एनालाइज करके। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइस। फटाफट से आते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देती हूं मेन कैरेक्टर ऑफ चैप्टर से। मेन कैरेक्टर चैप्टर का ना तो आप है ना तो मैं हूं। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है हमारा संविधान यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता क्या है और होता क्यों है। यह सवाल अगर आपके दिमाग में आया है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों है बच्चों। तो देखो, डेमोक्रेसी के अंदर यानी कि एक लोकतंत्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत अहम भूमिका है। एक लोकतंत्र के अंदर बच्चों, मेरे को पता है कि एक लोकतंत्र क्या होता है, जहां पर लोग खुद से अपने लीडर्स को चुनते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि लीडर को एक बार अगर आपने चुन लिया तो लीडर अपनी मन मर्जी से कुछ भी करने लगेगा। अरे भाई, वो एक लोकतंत्र का लीडर है, एक डिक्टेटर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई उस लीडर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी वजह से यहां पर लिखा है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू या फिर व्हाट दे लाइक टू डू। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजंस एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो एंड ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लोकतंत्र के अंदर रूलर्स जो उनके मन में आए वो नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जो लोकतंत्र के नागरिकों को भी मानने पड़ते हैं और जो रूलर्स को भी मानने पड़ते हैं, और इन सभी रूल्स को एक अगर बोरे में डाल दिया जाए तो उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, ऑल द रूल्स दैट वी अबाइड बाय, ऑल द रूल्स दैट द रूलर्स अबाइड बाय इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक इतना ही समझो। उसी के साथ यहां पर लिखा है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जी सबके पापा जी हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। इट इज द सुप्रीम लॉ। हर किसी को अगर रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही पड़ेगा। साथ ही में इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। आपको आपके अधिकार देता है। बच्चों, हमारे पास ये जितने भी अधिकार मौजूद है, हम बोलते हैं अरे हम फ्री हैं, हम इक्वल हैं, तो ये सब चीजें कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? ये सब चीजें हमें हमारा संविधान प्रोवाइड कर रहा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सभी अधिकारों के थ्रू। उसी के साथ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के पास कितनी पावर है, किस चीज पे पावर है, किस चीज पे पावर नहीं है, ये सारी चीजें स्पेसिफाई करता है आपके देश का संविधान। उसी के साथ में मैनर इन विच द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। सरकार को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, हर एक चीज संविधान बच्चों बताती है। तो संविधान से ऊपर कुछ नहीं आता है, कानून से ऊपर कुछ नहीं आता है, और ये सारी चीजें लिखी हैं संविधान के अंदर। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। लेट अस कम टू साउथ अफ्रीका। क्यों बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हमें साउथ अफ्रीका की बात करनी होगी। बच्चों, आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत ही जुल्म करने वाला सिस्टम चला करता था, जिसका नाम था द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, या फिर जिसको रेसिज्म बोला जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम बोला जाता है। तो मैं आपको समझाती हूं यहां हुआ क्या था। साउथ अफ्रीका बच्चों एक देश है जहां पर यूरोप के जो लोग हैं, गोरे लोग, वो आए थे। उन्होंने वहां पर कब्जा करा था, वहां की सरकार पे कब्जा करा था, और वहां पे वो लोकल लीडर्स बन के सेटल हो गए थे। ठीक है, बस गए थे, छोटी छोटी जगह पे लोकल लीडर्स बन के भी रह गए थे, और एक तरीके से वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी उन्होंने कब्जा अपना जमा लिया था। अब इसके बाद वो जो व्हाइट लोग थे वो अपने कलर के बेसिस पे, अपने कलर को मानते थे कि वी आर वेरी सुपीरियर, क्योंकि हम तो गोरे रंग के हैं। लेकिन जो काले रंग के लोग हैं वो काफी हमसे नीचे आते हैं, दे आर इंफीरियर पीपल, वो हमसे कम है। और इसी बेसिस पे बच्चों वहां की जो सरकार, ये जो व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट बनी थी, वो अपार्थाइड का सिस्टम फॉलो करने लगी थी। अपार्थाइड का सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम, जहां पर आपके स्किन कलर के बेसिस पे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा था कि अगर तुम काले हो तो तुम हमसे कम हो, और इसी वजह से तुम्हें जो है हर एक चीज में कम ही माना जाएगा। अब यहां पर हो क्या रहा था, मैम कैसे कम माना जाएगा, मैं आपको समझाती हूं। सेग्रीगेशन करा जाता था। अब मैम ये इतना भारी भरकम सा आपने शब्द तो बोल दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों अलग थलग कर देना, कि व्हाइट्स के लिए हर जगह अलग होगी, ब्लैक्स के लिए हर जगह अलग होगी।
ठीक है, कि अगर आप बस में जा रहे हो, कैब है, कोई टैक्सी सर्विस आप बोल रहे हो, स्कूल है, अस्पताल है, पब्लिक प्लेसेस भी जो है, उन सभी को अलग कर दिया गया था कि फॉर द यूज ऑफ व्हाइट पीपल इट विल बी डिफरेंट एंड फॉर द यूज ऑफ ब्लैक पीपल देयर इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, बस गोरों के लिए अलग चलेगी, कालों के लिए अलग चलेगी, इस तरीके से भेदभाव करना चालू कर दिया था। तो यहां तक आपको क्या बात समझ में आई? व्हाइट यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका पे कब्जा जमाया, वहां पे लोकल लीडर्स बन के बस गए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसका नाम था अपार्थाइड, जिसमें वो क्या कर रहे थे, सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे विद द ब्लैक पॉपुलेशन, विद द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड वहां पर हर चीज को सेग्रीगेट कर दिया गया था, हर चीज कालों के लिए अलग थी और गोरों के लिए अलग थी। तो इस तरीके से स्किन कलर के बेसिस पे दे वर डूइंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रियली बैड, रियली डिस्क्रिमिनेटिव। लेकिन अब क्या होता है आगे देखो। अपार्थाइड सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इम्पोज्ड बाय द व्हाइट यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये सिस्टम जो है व्हाइट यूरोपियंस द्वारा लगाया गया था। Europeans occupied South Africa in 17th 18th centuries using force and many settled there becoming rulers। देखो यार, इंडिया पे भी अंग्रेजों ने शासन करा था, लेकिन इंडिया में और साउथ अफ्रीका में फर्क ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो अंग्रेज थे ना, लोकल लीडर्स बनके सेटल हो गए थे। इंडिया में तो गवर्नमेंट पर ही कैप्चर करा था, बट यहां पर लोकल लीडर्स बनके भी हर एक जगह पे बस गए थे वो लोग। नाउ आफ्टर दिस व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर्स। यार ये बात समझने वाली है कि दे ट्रीटेड द नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। वो सिर्फ अपनी नस्ल को, अपने रंग को ही सुपीरियर मानते थे। वो ये मानते थे बिकॉज वी आर व्हाइट इन कलर, हमारी स्किन कलर व्हाइट है, दैट इज वाई वी आर सुपीरियर, हम सबसे ऊपर आते हैं, हम ज्यादा ऊपर हैं इन लोगों से और ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जितने ब्लैक पॉपुलेशन थी या फिर जो नॉन व्हाइट्स हैं, अगर कोई ब्राउन है या किसी दूसरे कलर का भी है, उसको भी ये लोग इंफीरियर इंसान की तरह ट्रीट करते थे, अपने से कमतर मानते थे। डिनाइंग देम वोटिंग राइट्स एंड रेजिडेंस इन व्हाइट एरियाज। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एरियाज को ही बांट दिया गया था कि अलग अलग एरियाज, जैसे अगर कोई एरिया व्हाइट लोगों के रहने का है तो वहां ब्लैक लोग अलाउड नहीं है। ब्लैक लोगों को परमिशन तभी मिलेगी जैसे वो वर्क परमिट पे आ सकते हैं, कि अगर वो काम करने के लिए आ रहे हैं उन एरियाज में जहां व्हाइट लोग रहते हैं, तो वर्क परमिट उनको लेना पड़ता था उस जगह में एंटर करने के लिए भी। तो इस तरीके का भेदभाव यहां करा जाता था यार। तो खुद ही आप देखो, इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे, उनको जो है वोटिंग का राइट भी नहीं दिया गया था, उनको जो है बच्चों अपना मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। उसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं व्हाइट एरियाज में उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। मतलब उनके पास अगर वर्क परमिट है फिर वो काम करने के लिए आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, बट नहीं तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द 1950s, अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, किसी के साथ भी भेदभाव होगा वो इस चीज को कब तक झेलेगा, है ना, कब तक सहेगा। तो 1950s के ही दशक से हमारे जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स कलर्ड इंडियंस, तो जितने भी लोग थे जिनके साथ ये भेदभाव हो रहा था, दूसरे जितने रंग के लोग थे जो व्हाइट्स नहीं थे, बेसिकली द पीपल हु वर नॉन व्हाइट्स, चाहे वो ब्लैक्स है, चाहे वो कलर्ड है, चाहे वो इंडियंस है, जो कि उस टाइम साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, दीज पीपल बिगैन रेजिस्टिंग अपार्थाइड। ये लोग अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, क्योंकि जो गलत होता है उसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो गलत होता रहेगा, कब तक झेलोगे उस गलत चीज को, ठीक है। तो इसी वजह से ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं गलत के खिलाफ। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बच्चों उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जिसने इस स्ट्रगल को लीड करा था, जिसने इस संघर्ष को लीड करा था अगेंस्ट द व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट। इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अभी लोग सोच रहे हैं, ये शब्द पढ़ते हैं कि मैम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला लेके चलते थे सारे लोग, तो इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नहीं बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जितने भी लोग इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे जो व्हाइट यूरोपियंस कर रहे थे, उन सारे लोगों को इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने साथ शामिल कर लिया था। तो जैसे एक अम्ब्रेला के अंदर आपने सबको बुला लिया है, उस तरीके से कि इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्चुअली हैड ऑल द पीपल हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो हर कोई जो कि इस व्हाइट गवर्नमेंट के इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था, हर कोई इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन गया था। दैट इज वाई इसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और इन्होंने बच्चों स्ट्रगल को लीड करा है, जो संघर्ष हो रहा था उसको लीड करा है अगेंस्ट द सेग्रीगेशन। तो जो सेग्रीगेशन होता था, बांट दिया जाता था ना एरियाज को, उसी सेग्रीगेशन के खिलाफ इन्होंने संघर्ष करा है, मिलकर संघर्ष करा है। नाउ नेल्सन मंडेला वाज एक्चुअली द लीडर। सभी ने सुना होगा नेल्सन मंडेला जी का नाम। नेल्सन मंडेला वो लीडर थे बच्चों, और उनके साथ 7 और लोगों को दे वर ट्राइड फॉर ट्रीजन। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
नेल्सन मंडेला जी के साथ 7 और लीडर्स जो कि जिन्होंने हिम्मत करी थी, जुर्रत करी थी इन व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की, उन पे आरोप लगता है सबसे पहले तो देशद्रोही का, कि आपने देशद्रोही का काम करा है, ट्रीजन का आरोप उन पे लगा दिया जाता है और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और जेल में उनको डाल दिया जाता है। दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन 1964 फॉर अपोजिंग द रिजीम, क्योंकि बच्चों उन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत करी थी, जुर्रत करी थी, इसी वजह से उनको जो है पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई देशद्रोही के आरोप पर, कि पूरी उम्र अब जेल में काटो तुम, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गलत के खिलाफ तुमने आवाज उठाई है। तो यहां पर ये सारी चीजें होती हैं। नेल्सन मंडेला अगले जो अपने 27 इयर्स ऑफ लाइफ हैं वो जेल में व्यतीत करते हैं। अभी किसी की किताब में 28 साल लिखा है, बट बच्चों इट इज 27 इयर्स, ठीक है, इट इज नॉट 28, इट इज 27 इयर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा। ओके, नाउ आगे देखो क्या होता है। यहां पर आप लोगों को मैं वही सेग्रीगेशन दिखाना चाहती हूं। तो सेग्रीगेशन मैंने अभी समझाया भी था कि क्या था सेग्रीगेशन, हर एरिया को अलग अलग कर देना, हर चीज को अलग अलग कर देना, ठीक है। जैसे कि पूरा एरिया इधर व्हाइट्स रह रहे हैं, व्हाइट्स का एरिया अलग होगा और ब्लैक्स के लिए जो है चीजें अलग होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कर देना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर यूज बाय व्हाइट पर्सन, जैसे कोई जगह होगी जो सिर्फ व्हाइट लोग ही यूज कर सकते हैं, तो पूरा यहाँ पे लगा रखा है बोर्ड, यहाँ पर भी बोर्ड लगा है कि ये व्हाइट एरिया है। व्हाइट एरिया मतलब यहाँ सिर्फ जो गोरे लोग हैं वहीं आ सकते हैं। कॉशन बिवेयर ऑफ नेटिव्स, और देखो यार वहां के जो ब्लैक्स है उनके साथ कैसा सुलूक करा जा रहा है। यहाँ लिखा है कॉशन, मतलब सतर्क रहो, बिवेयर ऑफ द नेटिव्स, कि यहाँ पे ये जो एरिया या नेटिव लोग जो ओरिजिनल ब्लैक पॉपुलेशन है वो लोग रहते हैं, तो कॉशन मतलब डरा रहे हैं, जैसे जैसे वो इनको पकड़ के खा जाएंगे, है ना। इस तरीके के जो है बैनर्स लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं। वाओ अमेजिंग। आगे देखिए, अब यहाँ पर बच्चों ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया कौन सी जो है पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही थी प्रोटेस्ट को, जल्दी से मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताओ। तो उस पार्टी के साथ साथ बहुत से लोगों ने बच्चों इन व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट की जो सत्ता है वो हिल रही है कि भाई अब तो हम क्या करेंगे। बहुत टाइम तक बच्चों ये जो गोरे लोग होते हैं ये रोकने की कोशिश करते हैं रिप्रेशन के थ्रू, ये जो है यूज करते हैं कि हम जो है इस प्रोटेस्ट को दबा दें, स्ट्रगल को रोक लें, लोगों को पीटे मारे, उनको चुप करा दें किसी तरीके से। बट ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग अब जागरूक हो गए थे, लोग इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं, दिस फोर्स्ड द अपार्थाइड गवर्नमेंट टू चेंज इट्स पॉलिसीज। कब तक आप गलत करोगे ना लोगों के साथ, लोग भी तो भाई एक टाइम के बाद बोलेंगे कि बस करो भाई, ठीक है, कि स्टॉप ऑल दिस। तो then people raised their voices, when people raised their voices against what all was happening wrong, तो बच्चों ये व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर उनको भी अपनी पॉलिसीज बदलने की अब टाइम आ गया था कि दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज। उनको ये जो जितने डिस्क्रिमिनेटरी कानून उन्होंने बनाए थे, जिसके थ्रू वो शोषण कर रहे थे, वो सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। इट्स हाई टाइम नाउ। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, तो जिस भी कानून के दौरान वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, सेग्रीगेट करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इन सभी चीजों को बदलने का टाइम आ गया था, इनको रिपील करने का, रिपील मतलब चेंज करने का टाइम आ गया था। बैन्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो लिफ्टेड। तो जो भी इस व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा रखे थे, मीडिया पे बैन लगा रखे थे, ठीक है, ये सारे बैन जो बैन लगा था उसको हटा दिया गया। 28 नहीं 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को भी जो है जेल से रिहा करा गया। 26 अप्रैल 1994 को न्यू नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एंड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट रिप्लेस्ड द अपार्थाइड regime. Black leaders urged forgiveness, unity, calling for a new South Africa based on equality, democracy, justice and human rights. तो बच्चों यहां तक सिनेरियो क्या हुआ है कि जब ब्लैक्स ने आवाज उठाई, ब्लैक्स और जितने भी नॉन व्हाइट लोग थे उन्होंने आवाज उठाई इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, तो व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट को भी गिव अप करना पड़ा। सो दे हैड टू चेंज द लॉज। उनको वो सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटाने पड़े, जितने रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई थी उनको हटाना पड़ा। एंड नेल्सन मंडेला और लीडर्स जिनको अरेस्ट करा था उनको भी रिहा करा गया। फाइनली 1994 में जाकर
साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट होती है, एक डेमोक्रेसी बनती है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि इनका जो झंडा है उसको लहराया गया, डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के अंदर, और अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आएगी। मल्टी रेशियल का मतलब है कि अलग अलग रेस के लोग होंगे, उसमें अलग अलग नस्ल के लोग होंगे, अलग अलग स्किन कलर के लोग एक साथ मिलकर अब सरकार बनाएंगे, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ गई है। वो जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो अभी तक शोषण कर रही थी गोरों की, वो हटेगी और अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आएगी। बट अभी ना बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इन ब्लैक्स को तो अब बदला लेना चाहिए, कि भाई व्हाइट्स ने हमारे साथ इतना गलत करा, अब ये भी बदला लेंगे, अब ये उनके साथ गलत करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहां पर मतलब वो सास बहू की लड़ाई चल रही है, ठीक है, वो नहीं है। देखो बहुत ब्यूटीफुल सी बात है कि यहाँ पर जब एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाया जाता है, तो ब्लैक्स जो थे वो अपने सारे बाकी लोगों को ये बोलते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बीती बातें भूल जाओ, ठीक है, माफ कर दो उन लोगों को, ठीक है वो ना समझते, उन्होंने हमारे साथ जो भी गलत करा, बट नाउ इट्स इन द पास्ट, वो चीजें पीछे रह गई हैं, छोड़ दो उनको, उन चीजों पे अब लड़ने का कोई मतलब फायदा है नहीं वैसे। तो यहाँ पे वही बात होती है, ब्लैक लीडर्स अर्ज फॉरगिवनेस एंड यूनिटी। वो कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे साथ गलत करा, ये नहीं है कि ईंट का जवाब अब हमें पत्थर से देना है, लड़ाई करनी है उनके साथ, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे तो हम लड़ते ही रह जाएंगे, कभी शांति आ ही नहीं पाएगी। दैट इज वाई दे अर्ज्ड ऑल द अदर ब्लैक पीपल कि वी शुड एम फॉर फॉरगिवनेस एंड यूनिटी, कि उनको माफ कर दो और अब हम सबको जो है एकजुट होकर इस देश में रहना है। कॉलिंग फॉर अ न्यू साउथ अफ्रीका, वो कहते हैं कि अब जो साउथ अफ्रीका बनेगा वो ऐसा साउथ अफ्रीका बनेगा कि दुनिया वालों को देख के मजा आ जाएगा। कैसा साउथ अफ्रीका बनेगा कि दुनिया वालों को देख के मजा आएगा कि भाई क्या मतलब देश बनाया है आपने, क्योंकि इस साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की इज्जत होगी। यहां पर लोगों को समानता दी जाएगी जो अभी तक नहीं दी जा रही थी, यहां पर लोगों को न्याय दिया जाएगा, यहां पर लोगों की जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव अधिकार है, उनकी इज्जत करी जाएगी। ये एक ऐसा साउथ अफ्रीका होगा जो सभी के लिए होगा, मतलब इट विल बी अ डेमोक्रेसी वेयर द पीपल विल इलेक्ट देयर लीडर्स, वेयर द पीपल विल चूज देयर रूलर्स। और हमें जो बीत गई वो बात गई, वो वाली उसमें रहना है, माइंडसेट में किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है। आगे हम देखते हैं बच्चों, फॉर्मर एनिमीज, जो लोग पहले दुश्मन रह चुके थे, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, कौन, हमारे व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, ये सारे लोग, रूलिंग पार्टी कौन थी, जो व्हाइट्स थे हमारे, ठीक है, मैं उंगली से क्यों लिख रही हूं, मेरे पास पेन भी तो है, यस, ठीक है, व्हाइट्स जो थे हमारे, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे यानी कि जो हमारे ब्लैक्स थे। So all these people बच्चों, they came together, they worked together to create a new constitution considered one of the finest in the world। ये सारे लोग मिलकर, देखो दुश्मन लोग, पुराने दुश्मन, ठीक है, अब वो लोग दोस्त बन गए हैं और अब वो मिलकर काम कर रहे हैं एक नए संविधान को लाने के लिए, जहां हर किसी को बराबर की रिस्पेक्ट मिले इन द न्यू कंट्री साउथ अफ्रीका। Constitution granted extensive rights to all citizens, emphasizing reconciliation and inclusion. Preamble of South African Constitution reflects this spirit of equality and unity। तो यार यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अब जो है दुश्मनों ने हाथ जोड़ लिए हैं और वो सब लोग मिलकर जो है नए देश का संविधान लिख रहे हैं और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इंक्लूसिव करने का क्या मतलब है, इंक्लूसिव मतलब सभी को इंक्लूड करना, ब्लैक्स, व्हाइट्स, ऑल द डिफरेंट रेसेस, ऑल द डिफरेंट पीपल, सभी को उसमें जगह मिले, सभी को बराबर अधिकार मिले, इक्वालिटी मिले, सभी को फ्रीडम मिले, एक्सटेंसिव राइट्स मिले, जितने ज्यादा अधिकार पॉसिबल हो सकते हैं लोगों को देना, उतने ज्यादा अधिकार लोगों को इस देश में मिल सके। रिकंसाइल करना, इंक्लूड करना, रिकंसाइल मतलब फिर से जब साथ में आ जाओ सब लोग, इंक्लूड करना, सभी को इंक्लूड करना, ठीक है। तो बच्चों ये चीज को शोकेस करता है साउथ अफ्रीकन कंट्री का प्रीएम्बल। व्हाट इज द प्रीएम्बल? आई थिंक ये बचपन में हमने चीज पढ़ी हुई है। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की शुरुआत में प्रीएम्बल होता है विच इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रीएम्बल बच्चों इस स्पिरिट को दर्शाता है। कौन सी स्पिरिट को? कि सबको इंक्लूड करने की कोशिश करी जा रही है, सबको जो है बहुत सारे अधिकार देने की कोशिश करी जा रही है। तो ये साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल भी दर्शाता है। देखिए पढ़िए इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन वन हैंड इट इज अ सोलेम पैक्ट in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country in which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, men and women. देखो बच्चों मेरे, यहां पर बात ही हो रही है, इन्होंने क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका,
जो संविधान है साउथ अफ्रीका, ये बात करता है पास्ट की भी फ्यूचर की भी, कि जो इतिहास रह गया उसकी भी बात करता है, कि जो इतिहास में गलती हुई वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और फ्यूचर पीसफुल होना चाहिए, जो आने वाला भविष्य है उस पर हम फोकस करेंगे। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चीज लिखी है कि एक तरफ it is the solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। देखो पास्ट की बात कैसे हो रही है कि हमारा जो इतिहास रह चुका है, जो काफी रेसिस्ट था, जहां लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो काफी ब्रूटल था, काफी घातक था, ठीक है, कुछ लोगों के साथ अन्याय होता था, तो वो सारी चीजें हमारे इतिहास में है। वी विल नॉट रिपीट ऑल दोज थिंग्स इन द फ्यूचर। हम उसको आगे चलकर रिपीट नहीं करना चाहते हैं, एंड इट इज मोर देन दैट। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे बात करी गई है, यहाँ पर हम अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ऐसी कंट्री में विच इज शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, जहां पे सभी लोगों को बराबर तराजू पे तोला जाए, सभी को बराबर रखा जाए, ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं, जहां पे ब्लैक्स, व्हाइट्स, मेन, विमेन, एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स। हर किसी को बराबर तोला जाए, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, विमेन, मेन, ऑल ऑफ अस शुड बी इक्वल। ये बात यहां पर मेरे बच्चे करी गई है। तो आप ये प्रियम्बल को भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दिस इज द प्रियम्बल। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है वी द पीपल वगैरह करके, कि डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी बनानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी गई हैं बच्चों, और सबको जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की कोशिश करी गई थी, सभी लोगों को बराबर रूप से तोलने की कोशिश करी गई थी, देखने की कोशिश करी गई थी कि एवरीवन इज एन इक्वल सिटीजन ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्री। ब्यूटिफुल, ठीक है, बिकॉज यहां पर देयर वर टू ऑप्शंस मेरे बच्चे। ब्लैक लोग उतना ही गलत भी कर सकते थे व्हाइट लोगों के साथ जितना उन्होंने करा था, है ना, कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बट उन्होंने वो ऑप्शन चूज नहीं करा, क्योंकि लड़ाई जो है ना फिर वो करते रहो आप। उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब दो, फिर वो जवाब देंगे, फिर आप जवाब देना, मारते रहो, लड़ते रहो, यही सब होता रहेगा। बट यहां पर वो चीज रिपीट ही नहीं करनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंट दे डिसाइडेड कि भाई अब हमें अपनी पास्ट ग्रजेस जो है ना उनको होल्ड नहीं करना है, हम लोगों को फ्यूचर में एक अलग तरीके से आगे बढ़ना है, जहां पे सभी को अधिकार मिले, सभी को इंक्लूड करा जाए, और जो पिछली गलतियां हो गई उन्हें हमें रिपीट नहीं करना है। बहुत बढ़िया बात है ये, इससे हमें सीखना चाहिए, जिंदगी में भी इसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, अरे क्वेश्चंस आए हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चंस क्या हैं देखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नेल्सन मंडेला कौन थे, सभी को पता है नेल्सन मंडेला कौन थे। अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम। लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है हमको, लीडर जो थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका, स्पेंड 27 इयर्स इम्प्रिजन्ड, ठीक है, इनको जो है गिरफ्तार करके रखा गया था रॉबन आइलैंड में, जो बहुत ही खतरनाक बच्चों एक जेल थी, वहां पर इनको रखा गया था। बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 आफ्टर द अपार्थाइड एरा। तो जब साउथ अफ्रीका आजाद होता है उसके बाद सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बनते हैं वाज अ ब्लैक पर्सन, दैट वाज नेल्सन मंडेला जी। क्योंकि भाई उन्होंने तो अपनी इतनी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दी ना आजादी दिलवाने के लिए, तो ऑब्वियसली उनको बच्चों वो औहदा तो मिलना ही चाहिए था, है कि नहीं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन का मतलब बताओ। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग कर देना। जैसे कभी कभी क्या होता है क्लास के अंदर, मैम आगे बोलते हैं लड़के जो है वो इधर बैठेंगे, लड़के अंदर बैठेंगी, लेकिन बच्चों देखो वो एक सेग्रीगेट करना है, बट मैम को जुकाम हो गया है, ठीक है, वो भी एक सेग्रीगेट करना है, बट यार वो सेग्रीगेट करना ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने बस अलग अलग बिठा दी कि लड़के इधर लड़कियां इधर, बट यहां पर एक अलग तरीके का सेग्रीगेशन चल रहा था। यहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में सेग्रीगेशन हो रहा था, विच वॉज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि काफी ज्यादा भेदभाव की भावना हमको दिखा रहा था। कि बच्चों अस्पताल अलग अलग कर दिए गए, कि व्हाइट लोगों के लिए अलग, ब्लैक लोगों के लिए अलग, ठीक है, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हम लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड, वन फॉर ब्लैक्स, अदर फॉर व्हाइट्स, ठीक है, कुछ ब्लैक्स के लिए कुछ व्हाइट्स के लिए, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। जो व्हाइट एरियाज थे, मतलब जहां सिर्फ व्हाइट्स रह सकते थे, वो एरियाज अलग होते थे, ब्लैक्स के एरिया अलग होते थे। और ऑब्वियसली प्रिविलेजेस किसको मिलती थी, व्हाइट लोगों को ज्यादा प्रिविलेज मिलती थी, ठीक है, सुपीरियर फैसिलिटीज व्हाइट लोगों को मिलती थी, ब्लैक लोगों को इंफीरियर सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, वोटिंग राइट तक नहीं दी जाती थी।
परमिट उनको लेना पड़ता था अगर उन्हें किसी व्हाइट एरिया में जाके काम करना है तो ये सारी चीजें चलती थी। आगे देखो, फोर्स्ड सेपरेशन, जबरदस्ती जो सेपरेट करा जाता था व्हाइट्स और ब्लैक्स को इन एवरीडे लाइफ, लाइक सेपरेट ट्रेन्स, बसेस, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, बीचेस एंड इवन पब्लिक टॉयलेट्स। तो ये जो फोर्स्ड सेपरेशन था जहां पे अलग अलग कर दिया गया सारा का सारा ताम झाम व्हाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए, दिस वाज वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी गाइज। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। कौन सी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी? एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपकी रेस के बेसिस पे आपके साथ ये भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर लिखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, आगे आते हैं। अब देखो यहां पर बच्चों एक सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल देखा, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरीके का भेदभाव चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों ने स्ट्रगल करा। ठीक है, फिर व्हाइट गवर्नमेंट का दिल जो है वो ऐसे थोड़ा मेल्ट हुआ, उन्होंने कहा ठीक है यार चलो इन लोगों को भी अब बराबर हम मानते हैं, फिर देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी बना, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी बनने के बाद इस कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्यों थी जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन की? आप लोग एक डेमोक्रेसी बन के भी तो रह सकते थे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें जरूरत क्या है? उसको बनाए बिना भी तो काम चल सकता है, पर यही तो गलतफहमी है कि काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? लेट्स सी। देखो, in the new democracy, oppressors, the whites and the oppressed, which were the blacks, planned to live as equals. There was fear and mistrust between the two sides. बच्चों अभी क्या है, सबने डिसाइड करा है कि जो ऑपरेसर्स थे, यानी कि जो एक तरीके से अत्याचार कर रहे थे, ऑपरेसर कौन? जो अत्याचारी था, व्हाइट्स, ठीक है, वो अत्याचार कर रहे थे, और अत्याचार झेल कौन रहा था? ऑपरेस्ड। ये दोनों लोगों को साथ में एक देश का हिस्सा बन के रहना है। ब्लैक्स ने ऐसा बोल तो दिया है कि यार हम उनको माफ कर देंगे, कोई रिपीट नहीं करेगा जो पास्ट में हुआ, बट गारंटी क्या है? क्या गारंटी है कि वो जो चीजें पहले हुई हैं वो बाद में नहीं होंगी? एक डर का माहौल था, फियर था, मिसट्रस्ट था। ठीक है, मिसट्रस्ट था सभी में, एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं करता था, ना ब्लैक्स व्हाइट पे भरोसा करते थे, ना व्हाइट ब्लैक पे भरोसा करते थे। तो फिर ये देश चलेगा कैसे अगर कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, और अगर हर किसी को डर ही लगता रहेगा आजादी के बाद भी कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, देन व्हाट इज द पॉइंट? इसी कारणवश बच्चों एक संविधान की जरूरत पड़ी थी। इसी फियर और मिसट्रस्ट को हटाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी थी मैम, पर क्यों? है ना, सवाल बनता है। देखिए, ब्लैक्स ये चाहते थे, ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे बच्चों, ज्यादा नंबर्स में ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वही तो थी वहां की नेटिव पॉपुलेशन। दे वांटेड मेजॉरिटी रूल एंड डिमांडेड स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक राइट्स। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आएगी तो मेजॉरिटी का शासन चलेगा। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी लोग जिसको वोट करते हैं वही लोग लीडर बनते हैं। तो वो कहते थे मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, और साथ ही में हमें बहुत टाइम तक हमारे साथ शोषण हुआ है तो इकोनॉमिक और सोशल अधिकार जो है वो हमें मिलने चाहिए। वहीं पर व्हाइट लोगों की भी डिमांड थी, वो कहते थे कि हमारे विशेष अधिकार और प्रॉपर्टी हमसे छीने नहीं जाने चाहिए। वो कहते थे हमने इतनी प्रॉपर्टी जो बनाई है आप हमसे छीन मत लेना, हम नहीं चाहते कि आप हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन लो। ठीक है, दोनों को ही कुछ कुछ अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना था। हर कोई कह रहा है मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अब देखो, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, बहुत बातचीत के बाद, है ना, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में, तो ये बहुत सी बातचीत होती है। इसके बाद बोथ साइड्स अग्रीड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। दोनों साइड्स बच्चों एक दूसरे की बातों को थोड़ा सा, आप सुनो मेरी, मैं आपकी सुनो, तो एक कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं, एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, कुछ बातें मानते हैं एक दूसरे की, कॉम्प्रोमाइज पे आए। व्हाइट्स एक्सेप्टेड मेजॉरिटी रूल एंड 1 person 1 vote along with basic rights for the poor and the workers। तो व्हाइट्स ने बात करी, उन्होंने बोला ठीक है हम मान लेते हैं ब्लैक्स तुम्हारी डिमांड को, तुम लोगों को क्या चाहिए कि मेजॉरिटी रूल हो, ठीक है दे दिया तुम्हें मेजॉरिटी रूल, बनाओ अपनी सरकार, 1 person 1 vote, ठीक है, हर इंसान का एक वोट, हर वोट की एक वैल्यू, ओके जी, ये भी मान ली। साथ ही में कुछ बेसिक अधिकार चाहिए, गरीबों के लिए चाहिए, वर्कर्स के लिए चाहिए, चलो मान लिया, ठीक है, जो जो तुम बोल रहे हो हमने मान लिया, लेकिन अब हमारी भी मानो। कॉम्प्रोमाइज ऐसी तो होगा, हमने आपकी बात सुनी, आप भी हमारी बात सुनो। तो ब्लैक लोगों ने भी मान लिया। ब्लैक्स ऑल्सो एग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। उन्होंने बोला कि यार आप टेंशन मत लो, हम लोगों का जो हम सरकार बनाएंगे, लीडर्स अपने चुनेंगे ना, तो मेजॉरिटी रूल जो होगा वो एक तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम रूल करे जा रहे हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस, हमारे उस शासन पे भी कुछ लिमिटेशंस लगेंगी। आपके साथ हम गलत नहीं होने देंगे, डोंट वरी। भाई व्हाइट लोगों को यही तो डर है, हमने गलत करा है तो हमारे साथ भी गलत होगा, कर्मा,
है ना। बट यहाँ पे ब्लैक्स बोल रहे हैं कि डोंट वरी, वी विल नॉट डू वॉट यू डिड विद अस, है ना। हम इस तरीके से शासन नहीं करेंगे कि हम आपके साथ गलत करें, तो एब्सोल्यूट तरीके से शासन नहीं होगा। साथ ही में वी विल नॉट सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट्स, हम आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं छीनेंगे, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। तो अब गाना गा रहे हैं वाइट्स कि टेंशन मित्रानु है नहीं, है ना। बट बच्चों चलो कॉम्प्रोमाइज पे आए, कॉम्प्रोमाइज बहुत डिफिकल्ट था लेकिन पहुंचे ये लोग, बट इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। तो वही कुछ हमारी सुनो, कुछ हम आपकी सुने, और फिर एक कॉम्प्रोमाइज पे सब लोग आए, और उसके थ्रू ही बच्चों संविधान के अंदर ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी ना। लेकिन तो लॉ को सुप्रीम होना पड़ेगा, कानून सबसे ऊपर होगा, तभी ये सारी बातें मानी जाएंगी, और इसी वजह से संविधान को लाया जाता है। बिकॉज बच्चों ये गारंटी होती है कि संविधान की बात हर कोई सुनेगा, ठीक है। तभी वो डर, वो जो शंका है मन में, वो जो अविश्वास है, वो सब चीजें तभी हटेंगी जब संविधान आएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पे, इसी डर को हटाने के लिए संविधान को लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं नो कॉम्प्रोमाइज, कीप फाइटिंग। तो इस चीज को मना कर रहे हैं लोग कि नहीं यार ऐसा नहीं करते हैं, कि लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना। तो हाँ, जब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, अपार्थाइड को खत्म करने की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, तो ये चीज बोली जा रही है हमारे ब्लैक्स और व्हाइट्स द्वारा। एग्री कर गए वो, तो इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे कि या नहीं यार हमें और नहीं लड़ना, तो वही वाली बात नो बोल रहे हैं। और अब जो है कॉम्प्रोमाइज वगैरह के लिए कह रहे हैं यस वी वांट दिस, ओके। तो यहाँ पे यही है बच्चों, सांठगांठ हो गई है, देश बन रहा है, देश का संविधान बन गया है, संविधान के थ्रू ही वो जो ट्रस्ट है वो रीगेन हो रहा है, वो जो फियर है वो हट पाया है। यहाँ पे यही बात है कि क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ रूलर्स आर चोजन, रूल्स डिफाइन प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, हाउ लीडर्स विल बी सिलेक्टेड इन द फ्यूचर। बच्चों देखिए, संविधान इसी वजह से लाया जाता है, सबसे पहले ये बताने के लिए कि रूलर्स को चुना कैसे जाएगा, हाउ द रूलर्स विल बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड। अब एक डेमोक्रेसी के अंदर भाई, संविधान के अंदर सिंपली लिखा जाएगा कि हर व्यक्ति को बराबर माना जाता है, हर व्यक्ति का एक वोट है, हर वोट की एक वैल्यू है, और उस हिसाब से लीडर्स को चुना जाएगा। तो ये चीज लिखनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस का क्या प्रोसेस रहेगा, लीडर्स को कैसे सिलेक्ट करा जाएगा, ऑल दीज थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट, पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अभी अभी बच्चों ब्लैक्स ने क्या बोला था कि हम एब्सोल्यूट रूल नहीं करेंगे, ये नहीं होगा कि हम जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। तो यहां पे वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, सरकार की पावर पे लिमिटेशन लगाती है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे वही बात आती है, पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आप लिखोगे कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि वो एक एब्सोल्यूट तरीके से शासन ना कर सके। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, लोगों को अधिकार देती है, लोगों को अधिकार देती है। फंडामेंटल राइट्स पीपल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। लोगों को अधिकार क्यों दिए जाते हैं, ताकि कल को सरकारें उनके अधिकारों के खिलाफ ना जाएं, और अगर सरकार उनके अधिकारों के खिलाफ जाएगी तो देश की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उनको बचाएगी। जुडिशरी को क्यों बनाया जाता है, लोगों के राइट्स को बचाने के लिए, और अगर गवर्नमेंट आपके अधिकारों के खिलाफ जाएगी तो जुडिशरी है आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है। तो राइट सिटीजंस को प्रोवाइड करे जाते हैं, और ताकि गवर्नमेंट लोगों के राइट्स वायलेट ना करे, इसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी को भी बनाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट, द रूल्स कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड बाय दोज हु विन द इलेक्शंस, दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। फायदा तभी है बच्चों, ये जो रूल्स बने हैं इनको गवर्नमेंट बदल ना सके अपने हिसाब से। कल को भाई सरकार है, उसने लोगों के राइट्स हटा दिए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो जो रूल्स बने हैं, जो संविधान में लिखा है, उसको इजीली बदला ना जा सके, तभी उन रूल्स की कोई अहमियत होगी। तो ये भी इंश्योर करा जाता है। अलॉन्ग विद दैट, इट इज द सुप्रीम लॉ, इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड अबव ऑल अदर लॉज। तो इट इज द सुप्रीम लॉ बच्चों, एवरीवन हैज टू एग्री टू इट। आप नहीं मानोगे सजा मिलेगी, मानोगे तो ठीक है, ठीक है। तो सुप्रीम लॉ है, मैंने बताया सबके पापा जी हैं कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो माननी ही पड़ेगी, जो लिखा है उसको मानना ही पड़ेगा, एग्री तो करना ही पड़ेगा उन रूल्स के टुवर्ड्स। साथ ही में डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप अमंग सिटीजंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। साथ ही में बच्चों ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच का रिश्ता, लोगों के बीच का रिश्ता, और लोगों और सरकारों के बीच का रिश्ता। इस चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन डिटर्मिन करता है, बता देता है, ठीक है, कि लोगों के बीच में क्या रिश्ता है, कि लोगों के पास कहां तक राइट है, कहां तक आप दूसरे की राइट के खिलाफ नहीं जा सकते, वो सब भी बता देता है।
और लोग और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता है, कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या राइट्स है, क्या पावर्स है, क्या लिमिट्स है, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई। अब क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें वही हैं, देखो बार बार वही वाली बात लिखी हुई है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी बताया यार कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, किसके पास पावर होगी, पावर पे लिमिटेशंस होंगी, लोगों के पास राइट्स होंगे, ठीक है, ये सब चीजें बताता है। व्हाट डज इट डू, सेम थिंग, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अभी अभी हमने साउथ अफ्रीका के एग्जांपल से देखा कि लोगों को अगर सेम देश में रहना था, जो ऑपरेसर्स थे, जो ऑपरेस थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ था, जिन्होंने अत्याचार करा था, सबको अगर एक देश में रहना है तो उनके बीच में एक भरोसा होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो ट्रस्ट लाने के लिए बच्चों, वो ट्रस्ट कैसे आएगा, जब सभी लोग सेम रूल्स को मान रहे हैं, और वो रूल्स कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स लिखे हैं और हर किसी को उन रूल्स को मानना पड़ेगा, विच क्रिएट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। और अगर कोई नहीं मानेगा उन रूल्स को तो उन्हें सजा मिलेगी। दैट इज वाई बच्चों वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट चीज है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कौन डिसीजंस लेगा, तो गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे करा जाएगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, वो सब चीजें, ठीक है, क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। उसी के साथ गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहां तक है, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि कहां तक सरकार जो है काम कर सकती है, लेकिन उसकी पावर पे लिमिटेशंस क्या है, क्या नहीं कर सकती सरकारें, वो भी स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ साथ प्रोटेक्ट्स द सिटीजंस राइट्स। वही बात है यार, लोगों को अधिकार तो देता ही है, उन अधिकारों की प्रोटेक्शन भी देता है, कि अगर आपके कल को अधिकार का वायलेशन होता है, कल को अगर आपके अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, अगर आपके अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो भाई जुडिशरी है ना, जुडिशरी संभाल लेगी, वो वाली बात आती है। रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशंस, लोगों की जो एस्पिरेशन रहती है, लोगों की जो चाह रहती है, उसको भी बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि सपोज अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर इज अ बैन ऑन अनटचेबिलिटी, कि अब से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं होगी जो कास्ट सिस्टम के थ्रू होती थी। तो क्या कर रहा है वो चीज एक तरीके से देश के लोगों की एस्पिरेशन को दर्शा रहा है कि देश के लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, कि आप विमेन मेन को इक्वल राइट्स दे रहे हो, तो देश के लोग क्या चाहते हैं कि सभी को बराबर रखा जाए। जैसे साउथ अफ्रीका के लोगों की क्या एस्पिरेशन रहेगी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करा जाए, तो उस चीज पे बैन लगाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि अब से कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सभी लोग इक्वल सिटीजंस हैं। तो ये सारी एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल विच विल बी रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी के साथ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये पॉइंट अब एक अलग है, यहां पर बोला जा रहा है बच्चों, देखो बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर देश जो एक लोकतंत्र होता है, हर देश जो एक लोकतंत्र होता है, जैसे हमारा देश एक लोकतंत्र है, साउथ अफ्रीका एक लोकतंत्र है, जो देश लोकतंत्र होगा उसके पास संविधान जरूर होगा, ठीक है। जो देश लोकतंत्र होगा, जो देश डेमोक्रेसी होगा, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। मतलब कि जैसे अगर पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन होने से वो कह रहे हैं अरे देखो यार हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वी आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक, बट भाई हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं हो डेमोक्रेटिक, ठीक है। कल को चाइना बोले वी आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक, हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं, नहीं है वो। तो सिंपल सी बात है, एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेटिक, सबसे पहली चीज है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू बी अ डेमोक्रेसी। If you are a democracy, then you will have a constitution. But if you just have a constitution, that does not make you democratic. Those are two different things. ठीक है, समझ आई बात, ठीक है, चलो समझ में आई है ना बात। अब यहां पर इस चीज को ही हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम थोड़ा सा बच्चों इंडिया के ऊपर चलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर देखो एक शॉर्ट में मैंने आपको ये पूरा लिख के दे दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको मैंने पूरा यहां पर लिख के दे दिया है। क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, लोगों के बीच में ट्रस्ट लाना, कोऑर्डिनेशन आना। जैसे कोई भी गेम है, बार बार ये एग्जाम्पल आते हैं तो मैं भी बता देती हूँ, फुटबॉल की गेम हो रही है, दो ओपोनेंट टीम्स हैं, ठीक है, दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, वो दोनों टीम्स बच्चों खेल क्यों पा रही हैं साथ में, दुश्मन है एक दूसरे की फिर भी साथ में खेल रही हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें गेम के रूल्स पे भरोसा है
कि हर कोई रूल्स को मान रहा है, अगर कोई रूल नहीं मानेगा तो उसको येलो कार्ड रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, क्योंकि उनका एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, रूल्स पे भरोसा है। दैट इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज। देश में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, कुछ दुश्मन कुछ दोस्त सब रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें बच्चों देश के उन रूल्स पे भरोसा है कि एवरीवन इज अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड इफ पीपल विल नॉट फॉलो द रूल्स दे विल गेट अ पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यही बात है, ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन लाना लोगों के बीच में। अरे ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन लाना, उसी के साथ गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना कि हर चीज नहीं कर सकती गवर्नमेंट, जो मन में आएगा वो नहीं कर सकती है। रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना कि सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, है ना, क्या उनकी चाह है, कि क्या वो सबके लिए इक्वल राइट्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हट जाए। तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है संविधान। साथ ही में डिफाइंस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कैसे सरकार बनेगी, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हमने करी कि अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से डेमोक्रेटिक नहीं बन जाओगे आप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो 4 बार सुनना रिपीट करके। चलो अब हम लोग बच्चों आ जाते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब हम लोग इस चैप्टर के एक दूसरे हिस्से पे चल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। फटाफट से आ जाते हैं यार, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी साउथ अफ्रीका से आगे बढ़ के अपने देश की बात करने वाले हैं हम लोग। हमारा संविधान कब बना था, याद है कुछ? जो हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने उसको लागू करा था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी, ये तो पता है ना आप लोगों को। चलिए, तो यार यहां पर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जिस हालात में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था बच्चों, वो हालात काफी मुश्किल थे। और पता है, देखो जैसे एक इंसान भी निकल कर उभर कर तभी आ पाता है, बड़ा इंसान तभी बन पाता है जब उसके सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट रहते हैं, जब बहुत मुश्किलों से वो जूझता है तो ही वो ग्रो कर पाता है लाइफ में। सेम इज द केस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, बहुत मुश्किल स्थिति में हमारा संविधान निकल कर आता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हाई इज इट? तो देखो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे बच्चों, इंडिया का संविधान पार्टीशन के टाइम पर जो है बनना चालू हुआ था। हम लोग देखते हैं कि पहले 389 मेंबर्स थे इंडिया पाकिस्तान के मिला के जिन्होंने इसको चालू करा था बनाना, लेकिन उसके बाद जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसमें सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे, क्योंकि बाकी मेंबर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे। तो पार्टीशन के टाइम पे जो बहुत ट्रॉमेटिक पार्टीशन था, धर्म के नाम पर यह विभाजन हुआ था, हिंदू मुसलमान के नाम पर यह पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर बच्चों हमारा ये संविधान बनना चालू हुआ था। देयर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का जो इशू है मैं आपको बताती हूँ क्या था ये। तो इंडिया ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। कुछ जगहें थी प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, और कुछ जगहें थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि बच्चों वो सारी जगहें जो राजा रजवाड़ों के अंदर आती थी। अब प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप या तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, आप या तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या फिर अगर आपको आजाद होना है तो आजाद हो जाओ। लेकिन यार दिक्कत ये थी कि हमारे देश में ऐसे बीच में कई प्रिंसली स्टेट है, जैसे यहाँ बीच में है, वो बोल रहा है मैं आजाद हो रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान आ गया, यहाँ कुछ इंडिया में आ गया, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तभी बच्चों हम लोग चाहते थे कि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया का हिस्सा बने, और क्या वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे कि नहीं, तो इट वाज वेरी अनसर्टेन। हमें पता नहीं था कि वो बनेंगे भी हिस्सा कि नहीं बनेंगे। हमारे लीडर्स ने उस टाइम पे उनके रूलर्स को काफी कन्विंस करके इंडिया में शामिल करवाया है। तो टास्क ऑफ मर्जिंग दीज प्रिंसली स्टेट्स, इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत देश में शामिल करना एक बहुत अनसर्टेन टास्क था, मतलब जिसका भविष्य हमें पता ही नहीं है कि भाई ये आएंगे भी हमारे साथ कि नहीं आएंगे, कि भाग जाएंगे पाकिस्तान की तरफ या आजाद हो जाएंगे। सो वी नेवर न्यू। ओके, उसी के साथ when the constitution was written, India's future was not as stable as it seems today। जब संविधान लिखा गया था उस टाइम पे हमारा भविष्य इतना जो है स्टेबल नहीं था जितना आज हमें देखने को मिलता है। इट वॉज वेरी अनसर्टेन, उस टाइम पे पता नहीं था हमको। ठीक है, ये वाली बात थी। नाउ आगे आते हैं मेरे बच्चे, यहां पर बात हो रही है पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को लिखने में किस रास्ते पे हम लोग चले हैं, ठीक है, उस पाथ की बात हो रही है। कंसेंसस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। अब लोगों को ये लगा होगा कि मैम हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद आजादी के बाद हमने लिखा है, ठीक है लिखा है उसके बाद में, लेकिन बच्चों जो कंसेंसस था, कंसेंसस का मतलब लोगों की जो रजामंदी थी कि संविधान में क्या होना चाहिए, वो पहले से ही मौजूद थी। वो जब हम लोग आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे ना अंग्रेजों के खिलाफ,
उसी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही देयर वाज अ कंसेंसस कि हमारा जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमारे देश में आना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए संविधान के अंदर, तो कंसेंसस था उस चीज पे। इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के दौरान देयर वाज ऑलरेडी अग्रीमेंट ऑन व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। हम लोगों को पहले से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि जब हम आजाद हो जाएंगे, जब फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सुबह ही डिसाइड कर लेते हो ना कि आज डिनर में क्या बनने वाला है, तो वही वाली चीज उन्होंने भी पहले डिसाइड करके रखी थी कि यार जब देश बनेगा, संविधान बनेगा, तो उसमें ये चीज आनी चाहिए। और उसका आप देखो, मोतीलाल नेहरू 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928। तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी के साथ साथ जो 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे, इन्होंने एक कच्चा चिट्ठा, एक रफ कॉपी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तैयार करी थी। उसके बाद 1931 में कराची सेशन होता है, कराची जो कि अब पाकिस्तान में है, बच्चों उस टाइम तो एक ही देश था। तो कराची के अंदर एक सेशन होता है कांग्रेस का, जहां पर एक रेजोल्यूशन पास करा जाता है, एक ऑर्डर पास करा जाता है ऑन की प्रिंसिपल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कुछ चीजें डिसाइड करी जाती हैं कि क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी। तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था। ठीक है, तो बहुत से कोर आइडियाज को तभी एक्सेप्ट कर लिया था जो आज हमारे संविधान में पाए जाते हैं। जैसे उनमें से एक था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जितने भी जो एडल्ट सिटीजन होंगे उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। उसी के साथ राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सभी को आजादी का, समानता का अधिकार मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, जो नंबर्स में कम होंगे, उनको जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो उसी टाइम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही डिसाइड हो चुकी थी। उसी के साथ अगर आप आगे देखोगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलोनियल लॉज। हम लोग देखते हैं बच्चों कि अब देखो, अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार करा, लेकिन कुछ चीजें वो हमने सीख भी ली। जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी डिटेल्स प्रोसीजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जब अंग्रेजों की सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए 1935 के, और उसकी बहुत सी कुछ जो प्रोविजंस थी, जो चीजें थी, वो भी हमने अपने संविधान में शामिल करी है। उसी के साथ भाई दुनिया भर में भी देखा हमने, जिन लोगों का संविधान ऑलरेडी एग्जिस्ट करा था, जो लोग आजाद देश थे, उनके देश में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, तो उनसे भी हमने सीखा बच्चों, अडॉप्ट करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज थे, आजादी के, समानता के, भाईचारे के जो आइडियाज आए थे। उसी के साथ ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, कि भाई वहां पर डेमोक्रेसी रहती है, पार्लियामेंट रहता है, जहां पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है, कि लोगों के अधिकार लिखे होते हैं और उन अधिकारों को प्रोटेक्शन भी दी जाती है। तो ये चीजें हमने यूएसए से बोरो करी हैं। उसी के साथ रशिया का जो सोशलिस्ट आइडिया था, कि जहां पर वेल्थ सोशली जो है डिवाइड करी जाएगी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करेगा, तो ये जो सोशलिस्ट आइडिया है हमने वहां से अडॉप्ट करा। हमें पता था कि ये सारी चीजें देखो, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, कुछ कॉलोनियल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी है, कुछ चीजें ऑलरेडी हमारे लीडर्स ने डिसाइड करी है। तो पहले से ही ना बहुत सारी बातें हो गई थी कि ये चीज हमारे संविधान में आएगी, पहले से ही डिसाइड हो गया था। आगे देखो, अब किसने बनाया संविधान, सभी को पता है ना, आपने ना मैंने। ये संविधान बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बच्चों यहां सिंपल लिखा हुआ है कि दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड, यानी कि इन्हें जो है चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। आओ समझाऊं। देखो बच्चों, उस टाइम पे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश के अंडर आती थी प्रोविंसेस। आज के टाइम पे जैसे जो राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हीं स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रोविंसेस। अब जैसे आज के टाइम पे हर स्टेट में एक सरकार बनती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट बनती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, जहां पे प्रोविंसेस के अंदर हर, जैसे स्टेट की तरह ही था ना वो, तो उसके लीडर्स सिलेक्ट करती थी जनता। अब उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोगों के इलेक्टेड लीडर्स हैं, वही लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना था। समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो ध्यान दो। जैसे ही पूरा हम बोल रहे हैं, पूरा कंट्री है, कंट्री के अंदर जैसे एक ये प्रोविंस, 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 हर प्रोविंस में से जो पीपल हैं, पीपल विल चूज द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को चुनेंगे, और इसी लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इसी लेजिस्लेचर के मेंबर्स फिर चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसी लेजिस्लेचर के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को चूज करेंगे।
तो एक तरीके से लोगों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लोगों ने अपने लीडर्स को चुना, लेजिस्लेचर को चुना, और उसी लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज करा। ओके, इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में। सबसे पहली मीटिंग इस असेंबली की हुई थी दिसंबर 1946 में। पार्टीशन के बाद ये असेंबली बट गई थी। यार पहले जब इलेक्शन हुए ना तो एक पूरी बड़ी असेंबली बनी थी, मैंने आपको बताया 389 मेंबर्स थे जिसमें। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान बढ़ता है तो मेंबर्स भी बढ़ जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान की साइड के थे वो उधर चले जाते हैं और हमारे पास रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 299 लोग। 299 members of Indian Constituent Assembly only had 299 members. Adopted on 26th of November, came into effect on 26 January 1915, now celebrated as Republic Day. खत्म काम हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 में, लेकिन 2 महीने इंतजार करके संविधान को लागू करा गया। क्यों 2 महीने इंतजार करा गया? कोई मुहूर्त निकला था उस दिन का, कोई पूजा पाठ हुई थी क्या मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट? तो बच्चों आपको याद होगा, हम लोगों ने बात कर रखी है इस बारे में। नहीं पता है आपको तो मैं बता देती हूं। इट वॉज द डे ऑफ पूर्ण स्वराज के टाइम पर एक सेशन था कांग्रेस का, जहां पे बात करी गई थी कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज उस डे की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी, ऐतिहासिक महत्व था, तभी हम लोग 26 जनवरी तक रुके थे और तभी हम लोगों ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हो आप, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आप और अच्छे से इसको पढ़ लोगे। पर 2 महीने वेट करा था, इतना ध्यान रखना। नाउ यहां पे बच्चों सवाल आया है कि कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करा था इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो यार यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, आप तब ढंग से इसको रीड करना। यहाँ पे सिंपल लिखा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ड्राफ्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करी। इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, सबसे पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 46 में। उसके बाद ही कंट्री डिवाइड हो गई इंडिया पाकिस्तान में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी विभाजन हो जाता है। और 299 मेंबर्स ने हमारे संविधान को लिखा है। 26 नवंबर को खत्म हो गया था काम, लेकिन 26 जनवरी को हमने इसको लागू करा 1950 में। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अब बात यहां पर यह आती है कि मैम जो संविधान इतना पहले बना था, हम आज तक उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम उसको एक्सेप्ट? अब तो हम जेन जी हो गए हैं, है ना। पहले वो क्या मतलब अलग अलग वो आती है ना, जेन पहले आया था बूमर्स, फिर आए थे मिलेनियल्स, फिर आए जेन जी, अब तो मेरे को लगता है जेन एक्स, ऐसे जेन अल्फा, पता नहीं क्या क्या यार, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, मेरे को समझ में भी नहीं आता। तो मैम इतनी जनरेशंस बदल गई हैं, आज भी हम लोग ये पुरानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इतने पुराने लोगों ने बनाई थी, उसको हम आज भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? मेरे को पता है कि आप लोग ये पूछ रहे हैं सवाल, तो यार मैं आपको 3 रीजन यहाँ पे दूंगी, और मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है, किताब भी दे रही है और मैं भी दे रही हूँ साथ में। 3 रीजन देंगे कि आज तक हम उस संविधान को एक्सेप्ट क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ दैट टाइम। जिस समय पे ये संविधान बना था उस टाइम पे उस संविधान पे ब्रॉड कंसेंसस था, मतलब उस टाइम पे बच्चों संविधान को लेकर हर एक बंदा अग्री करता था कि यस दिस इज राइट, दिस इज गुड टू गो। ठीक है, तो देखो इट वॉज नॉट जस्ट अ व्यू ऑफ द मेंबर्स बट अ शेयर्ड एग्रीमेंट ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम पे यार जब संविधान बनता है, हर एक इंसान उस संविधान के साथ अग्रीमेंट में था। हर एक इंसान जो है उस संविधान को बोलता था यस पास कर दो इसको, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, unlike some countries where constitutions rewritten or ignored, India's constitution has remained legitimate and respected. Though provisions have been questioned, no large group has ever challenged the constitution itself. बच्चों हमने ऐसे बहुत से देश दुनिया भर में देखे हैं जहां पे संविधान जो होता है ना उसको या तो लोग मानते ही नहीं है या फिर उसको फिर से लिखते हैं, बट इंडिया में ऐसी किसी भी चीज की नौबत नहीं आई है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो संविधान है लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसकी लेजिटिमेसी में बिलीव करते हैं। लेजिटिमेसी मतलब दे थिंक कि वी आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, किसी और ने नहीं बनाया, हमारे ही लोगों ने इस संविधान को बनाया, तो इट इज लेजिटिमेट, हमारा खुद का संविधान है, हम लोगों ने ही लिखा है इसको, हम लोगों ने ही इसको बनाया है, तो उसको वो लेजिटिमेसी मिलती है, वो एक वेरिफिकेशन मिलती है। और एक तरीके से लोगों ने, ठीक है, ओवर द टाइम कुछ कुछ चीजों पे सवाल उठाए होंगे, बट किसी ने भी उसकी पूरी लेजिटिमेसी पे कभी सवाल नहीं उठाया। किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि इसको बदल डालो, संविधान को हटा डालो, ऐसा किसी ने भी कभी सवाल नहीं उठाया। कुछ कुछ चीजें लोग चेंज करने की बात करते हैं, बट किसी ने भी पूरे संविधान पे सवाल नहीं उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। मैम कैसे? तो देखो मैं बताती हूं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बात तो इलेक्टेड बॉडी थी,
उसको जो है अलग अलग प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे लोगों के, प्रतिनिधि जो थे लोगों के, उन्होंने चुना था। ठीक है, तो यहां पर देखो मेंबर्स जो है इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने चुना था, लेकिन और मैक्सिमम मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के थे, मैक्सिमम मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद में ही बहुत डाइवर्स थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक तबके का, हर एक सेक्शन का, हर एक धर्म का, हर एक कास्ट का, हर एक मेंबर, अमीर गरीब सब लोग एग्जिस्ट करते थे। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही बहुत डाइवर्स थी। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स थे, ओपिनियंस थे, जो आपस में खुद ही एग्री नहीं करते थे, खुद ही वो लोग एग्री नहीं करते थे। तो असेंबली के अंदर नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे, इट वाज सोशली डाइवर्स, अलग अलग। बच्चों हमारी कंट्री का कोई भी एक ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो कि इसमें मौजूद नहीं था। तो हर एक अलग अलग तबके से, हर एक अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, रिलीजन, कास्ट, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हर एक अलग समाज के वर्ग से वहां पे इंसान मौजूद है। दैट इज व्हाई इट रिफ्लेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया। देन द नेक्स्ट इज मैनर इन विच इट वर्क गेव सैंक्टिटी, मतलब जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाया है, जिस हिसाब से वो काम करते थे, इट गिव्स सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब है कि उस तरीके से ही हमारा संविधान पवित्र बन गया है, पवित्र बन गया है। कैसे? असेंबली एक सिस्टमैटिक, ओपन, कंसेंशुअल तरीके से काम करती थी। ये नहीं होता था कि कुछ लोगों ने जो चीज डिसाइड कर लिया ठीक है डाल दो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, हर एक चीज बच्चों डिबेट होती थी, डिस्कस होती थी, एंड जब तक हर कोई जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर एग्री नहीं करेगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक, ओपन, मतलब हर किसी से पूछताछ करके और कंसेंशुअल तरीके से कि सबका कंसेंट पहले लिया जाएगा। सब लोग जब तक हामी नहीं भरेंगे तब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स पे लोग एग्री करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत, उन्होंने जो एक रफ कॉपी तैयार करी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट तैयार करा, फिर उस ड्राफ्ट पे भी डिस्कशन हुआ। तो पहले ड्राफ्ट तैयार करा, फिर उस ड्राफ्ट के क्लॉज बाय क्लॉज, पार्ट बाय पार्ट उस पे जो है पूरा डिस्कशन चलता है, विद 2000 अमेंडमेंट्स कंसिडर्ड, 2000 बदलाव उसमें कंसिडर करे जाते हैं, कि 2000 चेंजेस लाने के लिए कंसिडर करा जाता है। असेंबली डेलिबरेटेड, बहस, डिस्कशंस चलते हैं 114 दिन तक, अक्रॉस 3 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली बच्चों 3 साल लग गए थे, 114 दिन तक डिस्कशंस चले थे, एंड इसी को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोला जाता है। तो हर एक शब्द जो बोला गया था, हर एक डिस्कशन जो हुआ था उसको लिखा गया है, और मतलब आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आज तक मौजूद है, एंड उसी से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चलता है कि कितने ओपन तरीके से काम करता था, कि हर एक चीज को आज तक हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। हर एक डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट हुआ, हर एक शब्द जो बोला गया लीडर्स द्वारा, उस चीज को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, कि कैसे कोई चीज जो संविधान का हिस्सा बनी उसको कैसे डिसाइड करा गया। ठीक है, तो इट इज स्टिल देयर, इट मेक्स इट वेरी क्रेडिबल। काफी रिस्पेक्ट इसी चीज से आ जाती है कि वाओ कितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम करा है, कि आज भी वो चीज हमारे वेरीफाई करने के लिए मौजूद है। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी स्पेशल। तो ये 3 रीजंस की वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब बात आती है, देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड दिस विजन। जो हम लोग देखते हैं डेफिनेटली महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बहुत से हमारे लीडर्स जो है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है हमारे नेशनल लीडर्स का हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक है हमारे जो प्रोविजंस यानी कि जो चीजें संविधान में ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसके साथ आता है आपकी फिलॉसफी। जो चीजें हमने संविधान में शामिल करी गई हैं, प्रोविजंस जो है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन, ये तो हो गई प्रोविजन, जो चीजें हमने शामिल करी है, जो लिखी है। फिलॉसफी हुई उसके पीछे की सोच, कि क्या सोच रही होगी कि हमने अपने संविधान में अनटचेबिलिटी को बैन करा है, कि जो अछूत एक टाइम पे लोगों को लोग अछूत मानते थे, कास्ट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से भेदभाव करते थे, उस चीज पे हमने बैन लगाया है। तो उसके पीछे एक सोच थी कि क्योंकि उस चीज के थ्रू बहुत से लोगों के साथ शोषण हुआ, हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं इन इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज व्हाई हमने उस पर बैन लगाया है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि प्रोविजंस तो है और उनके पीछे एक सोच भी है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत अहम रोल, एक की रोल प्ले करा था इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। और गांधी जी का और बी आर अम्बेडकर जी का ना थोड़ा बहस चलती रहती थी चीजों को लेकर, अग्री नहीं करते थे कुछ कुछ चीजों पे। जैसे एक बहुत कॉमन डिबेट है कि अंबेडकर जी बोल रहे थे कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, मतलब ऐसे चुनाव क्षेत्र होने चाहिए जहां पे दलित ही लीडर हो और दलित ही वोटर्स हो। बट गांधी जी को वो चीज सही नहीं लगती थी। गांधी जी कहते थे कि इससे तो दलित समाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे,
उनको आप सेपरेट करने की बात कर रहे हो, उससे उनके अंदर एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी आ सकती है, अलग होने की भावना भी आ सकती है, तो गांधी जी एग्री नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत से डिबेट्स है बच्चों जो लीडर्स के बीच में चलते रहते थे, थोड़ी नोकझोंक होती रहती थी, बट ऑब्वियसली वो नोकझोंक को साइड रख के देश के बारे में पहले सोचते थे, अपने नोकझोंक अपने डिफरेंसेस को बाद में सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि उनकी जो है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रहती थी। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट कि जितनी चीजें हमने संविधान में शामिल करी हैं, जो प्रोविजंस को शामिल करा है, उसके पीछे की सोच क्या रही है, फिलॉसफी क्या रही है। वैल्यूज इंस्पायर्ड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वैल्यूज एम्बेडेड इन द preamble of the Indian Constitution, they guide all the 28 articles of the Indian Constitution, and Constitution begins with a short statement of its basic values। तो यार जितनी भी हमारी जो फिलॉसफी रही है, जिसने हमको एक तरीके से राह दिखाई है, गाइड करा है कि कौन कौन सी चीजें संविधान में होनी चाहिए, जो हमने लिखी है ना, तो उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक सोच है कि क्यों वो चीजें हमने शामिल करी हैं, कि हमने इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब क्यों शामिल करा, उसके पीछे एक सोच है। और वही सोच बच्चों दर्शाती है हमारे प्रियम्बल, मतलब हमारा जो प्रियम्बल है, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वही सोच शामिल है, विच गाइड्स ऑल द 28 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक तरीके से 28 आर्टिकल्स को गाइड कर रही है। क्या है वो सोच, जरा अपने प्रियम्बल को एक बारी देखते हैं। आ जाइए, ये रहा हमारा प्रियम्बल। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रियम्बल देखो, ये रहा। ठीक है, उसके एक एक फीचर को आपको मैं समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम लोग, हमारे ही देश के लोग हैं, हमें किसी ने आके हाथ में संविधान पकड़ाया नहीं है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। इट वॉज द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैव अग्रीड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, who have given a consensus on the constitution, nobody else has told us to follow this। ठीक है, हमने खुद ही बनाया और हम इसलिए फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है। हमने इंडिया को क्या बनाया है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, सॉवरेन कंट्री का मतलब है कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स है उस पर हम खुद से डिसीजन लेंगे। इंडिया के जो इंटरनल मामले हैं, देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, या फिर इंडिया का किसी दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है, वो उस पर डिसीजन इंडिया खुद से लेगी। कोई और आके इंडिया को गाइड नहीं करेगा कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, नहीं। इंडिया इज सॉवरेन, दैट मींस अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स पे हम डिसीजन खुद से लेंगे। यहां पे वही लिखा है, सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट अस। कोई हमें बाहर से आके नहीं बताएगा, अंग्रेजों तुम्हारा शासन खत्म हो गया, तुम अपने घर चले गए हो, बाय बाय। ठीक है, अभी आप लोग हमें नहीं बता सकते कुछ भी। नेक्स्ट चीज है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट और सेक्युलर। अच्छा, सोशलिस्ट और सेक्युलर की बात करने से पहले मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। पहले ये दोनों शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं होते थे। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को ऐड करा गया था बच्चों 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि भाई जरूरत लगी होगी, तो इन दोनों शब्दों को बाद में ऐड करा गया था थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोशलिस्ट आप सभी को पता है कहां से प्रेरणा ली गई है, रशिया से, रशियन रेवोल्यूशन से। तो सोशलिस्ट शब्द बोलता है wealth generated socially should be shared equally by society, government should regulate ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities। वही कि जो पैसा है वो समाज कमाता है, लोग कमाते हैं, और उस वेल्थ को सोशली शेयर भी किया जाना चाहिए। लाइक इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए लोगों के बीच में, पैसा बराबर रूप से लोगों के बीच बंटना चाहिए। एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को ओन करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को और रिसोर्सेज को ओन करना चाहिए, जमीन को, इंडस्ट्री को, ताकि समाज में जो असमानताएं हैं, जो सामाजिक या फिर आर्थिक असमानताएं हैं, वो कम हो सके। तो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप देना, दिस इज द एंटायर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता। सिंपल शब्दों में अगर बच्चों समझे, सेक्युलर वर्ड का मतलब ही होता है कि आपकी जो सरकार है और जो लोगों का धर्म है वो सेपरेट रहेगा, अलग है वो चीज। सरकार और धर्म अलग है, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और हर व्यक्ति को आजादी है कि उसको जिस भी धर्म को मानना है वो माने। ठीक है, आपको क्रिश्चियन बनना है, हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, जो मानना है जिसमें मानो। ठीक है, जो धर्म फॉलो कर रहा है करो, पर दूसरे पे थोप नहीं सकते तुम अपना धर्म। ठीक है, फैला सकते हो बट थोप नहीं सकते, जबरदस्ती किसी को पकड़ के ले आजा मेरे धर्म में कन्वर्ट हो, नहीं, ये नहीं कर सकते। ओके, तो सेक्युलर वर्ड ये बोलता है कि सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम, सिटीजंस के पास पूरी आजादी है कि वो जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहे, किसी भी धर्म को आप फॉलो करना चाहो करो। ठीक है, आजादी है आपको। नो ऑफिशियल रिलीजन, सरकार का, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सारे धर्मों को बिल्कुल बराबर रूप से ट्रीट करता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मानता, सबको बराबर ट्रीटमेंट देता है, हर किसी को आजादी देता है कि जिस धर्म को मानना है मानो, जिस प्रैक्टिस में एंगेज करना है करो, बट हाँ जबरदस्ती दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट मत कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दो शब्द आ गए, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक सभी को पता है, लोगों की सरकार होगी, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स, होल्ड देम अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो जहां पे लोग खुद की अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल समझ सकते हैं, मतलब अपने लीडर्स को जवाबदेही समझेंगे, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सभी के पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स रहेंगी, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ये सारी चीजें बराबर रूप से रहेंगी, और सब अपने रूलर्स को इलेक्ट, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन फिर भी पता है, मैं जब भी क्लास में जाती हूँ बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है। रिपब्लिक वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जिस देश में हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है, लोगों द्वारा चुना हुआ पर्सन होता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। बिकॉज द प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड पर्सन, दैट इज वाई वी आर अ रिपब्लिक। ओके, समझ आई बात? चलो नेक्स्ट है, यहां पर देखो बहुत सारी चीजें आती हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चार चीजें बोली गई हैं। जस्टिस, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, है ना, बहुत बार ये नारा हमने सुना है। जस्टिस होता है न्याय। न्याय का मतलब क्या है बच्चों? की सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कि आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते उनकी जाति, उनके धर्म, उनके जेंडर के बेसिस पे। साथ ही में सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, सामाजिक जो असमानताएं हैं, सामाजिक तौर पे जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने की कोशिश करनी है। एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सरकार सभी लोगों के लिए काम करेगी, सभी लोगों के हित में काम करेगी, लेकिन स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास उतने विशेष अधिकार नहीं है, स्पेशली जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है सोसाइटी का, जो बिल्कुल निचला वर्ग है समाज का, उसके लिए सरकार और भी एक्स्ट्रा काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे टर्म आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सभी लोग बराबर, है ना। इक्वालिटी मतलब इक्वल बिफोर द लॉ, सारे लोग कानून के आगे बिल्कुल बराबर है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी को बराबर अवसर मिले, सामाजिक तौर से जो असमानताएं हैं वो कम हो। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। भाईचारा जो कि हम अपने दोस्तों के साथ दिखाते हैं। भाईचारा का ये मतलब है कि वी शुड ऑल बिहेव एज इफ वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सारे लोग एक परिवार का हिस्सा है। वो परिवार है भारत, वो परिवार है इंडिया। We all are a part of the same family, and हमें ऐसे ही रहना है कि we all are citizens of the same country, we all are part of the same family. No one should treat a fellow citizen as an inferior. दूसरे किसी भी सिटीजन को आप अपने से कमतर मत समझो, आप सब एक ही परिवार का हिस्सा हो, सब लोग बराबर हो। नेक्स्ट चीज आती है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि आजादी। ये बोला जाता है कि कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपकी आजादी पे नहीं लगाई जाएंगी। जो सही रिस्ट्रिक्शंस है वो लगेंगे आजादी पे, है ना। ये आजादी का मतलब नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव हो रहा है, या फिर जो है रेड लाइट को स्किप करते हुए घूम रहे हैं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें बच्चों जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आपकी आजादी पे लगेंगी ही लगेंगी, लेकिन जो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेंगी। ओके, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो लोग जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, करो, बट एक्सप्रेस करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग किसी मिलकर जो है सबको बोल रहे हो कि चलो सब हथियार पकड़ो, हम इसके खिलाफ हमला करेंगे, इसको जाके हम मारेंगे पीटेंगे, नहीं, वो सब चीजें नहीं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आजादी पे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी आजादी पे नहीं है, ओनली एक्सेप्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है बच्चों, ये सारी वो फिलॉसफी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती है, और इसी के बेसिस पे हमारे संविधान में बाकी चीजें लिखी हैं। ओके, आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बच्चों हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जैसे कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, न्याय प्रोवाइड करने के लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी है। तो लिख देने से कुछ नहीं होगा ना, वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए कि आप बोल रहे हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के लिए क्या है? डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप बोल रहे हो डिसीजन मेकिंग पावर दे दिए, किसको दे दिए? सरकार को दिए। सरकार कैसे बनेगी? तो वो सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट का बनना, लेजिस्लेचर का होना, जुडिशरी का होना, एग्जीक्यूटिव का होना, है ना। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया है हमने, और वो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन संविधान में मौजूद है। देखिए, Constitution of India is one of the longest, most detailed in the world. It needs regular amendments to stay updated. The framers did not see it as a sacred or unchangeable document. They provided for constitutional amendments to reflect people's aspirations and changes in society. हमारा संविधान बच्चों बहुत डिटेल्ड है, बहुत लंबा चौड़ा संविधान है, सारी दुनिया भर की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन
इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने संविधान बनाया उसने ऐसे देखा कि भाई संविधान तो पवित्र है, इसकी पूजा होनी चाहिए या इसमें कोई बदला नहीं जाएगी कोई चीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स इतने समझदार थे कि उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने देख लिया था भाई चीजों को। उन्हें पता था कि समय जब बदलेगा, लोगों की एस्पिरेशंस बदलेंगी, लोगों की नीड्स, चाह जो है वो चेंज होती रहेगी, एंड पीपल विल डिमांड सर्टेन थिंग्स विद द चेंजिंग टाइम। और उसी चीज को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फीचर दिया गया है कि आप लोग समय के साथ साथ कुछ लॉज को चेंज या फिर कुछ को हटा भी सकते हो, बट रिमेंबर जो कोर वैल्यूज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मेन बेसिक चीजें हैं, उन्हें आप नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज्यादा रिजिड भी नहीं है और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। मतलब डेफिनेटली आप अमेंडमेंट लाके, चेंजेस लाके बदल सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो रिजिड है भाई, उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो एक तरीके से रिजिड भी है और एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है। लाइक यू कैन चेंज मेनी थिंग्स बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे वही है, सेक्रेड अनचेंजेबल इसको नहीं देखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए हमारे पास प्रोविजन है कि लोग जब समाज में चेंजेस आते हैं, समय आगे बढ़ता है, तो लोगों के एस्पिरेशंस, चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट भी लाने पड़ेंगे। Lays down procedure for choosing leaders to govern country and specifies who holds how much power, which decisions they can take। हर एक चीज बच्चों संविधान में लिखी है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी, डिसीजंस कौन लेगा। ऑब्वियसली कौन लेगा डिसीजन? लोगों के चुने हुए लीडर्स लेंगे डिसीजन। उसी के साथ कितनी पावर होगी सरकार के पास, कौन से डिसीजन वो ले सकते हैं, कौन से डिसीजन वो नहीं ले सकते। उसी के साथ गवर्नमेंट पावर को लिमिट करना, वही सेम चीज लिखी है जो पहले लिखी थी। गवर्नमेंट पावर पे लिमिटेशंस लगाना, सिटीजन्स के राइट्स को गारंटी करना। These rights cannot be violated by the government। ये सारे राइट्स जो लोगों के अधिकार है, इनके खिलाफ सरकार भी नहीं जा सकती। सरकार भी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है बच्चों। आप लोगों, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगी कि मैम, अगर गवर्नमेंट ने लोगों के राइट्स का वायलेशन करा, अगर कल को सरकार ने हमको रास्ते चलते जेल में डाल दिया, पकड़ लिया बेफिजूल में, हमारे राइट्स का तो वायलेशन हो गया और हमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई, तो हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही होगा हमारे साथ। तो आप लोग मुझे ये बताओगे बच्चों कि अगर हमने गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाई हैं और हमने अगर ये बात बोल दी है कि गवर्नमेंट भी लोगों के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, तो वहां पे हमको बचाने कौन आएगा? भगवान तो आएंगे ही, लेकिन कौन आएगा बचाने? ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोविजन फॉर दैट। इन दैट केस इफ योर राइट्स गेट वायलेटेड तो क्या होगा? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाती हूं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है समाप्त, वो हो गया है बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मजा आया ये चैप्टर पढ़ाकर। बहुत सीखने वाला चैप्टर है, बहुत समझने वाला चैप्टर है। तो इसको हमने पढ़ लिया है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।